गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगले लेक्चर में भूगोल में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि प्रमुख फसलें जो अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गेहूं है, चना गेहूं है, चावल है या मक्का की फसल पढ़ा था, चाय, कॉफी, रबड़, ये इत्यादि अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं कपास व रबड़ की प्रमुख फसलें। कौन सी फसलें पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से कपास व रबड़ की फसलों के बारे में। इनका तापक्रम क्या रहता है, इनके लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है, इनके लिए जो जलवायु दशाएं क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कपास की। जो कपास है आपके एक तरह का जो रेशे वाला पौधा होता है, यानी इसका उपयोग है, कपास का उपयोग सूती वस्त्र निर्माण में या वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात, क्योंकि यह एक अखाद्य प्रकार का पौधा है, रेशेदार पौधा है। देखो, इन फसलों को औद्योगिक यानी जो रबड़ है या कपास है, इन फसलों को अपन क्या कहते हैं? अखाद्य प्रकार की फसलें कहते हैं। औद्योगिक फसलें हैं क्योंकि ये उद्योग धंधों में काम आती है, लेकिन अखाद्य प्रकार की फसलें हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कपास का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? कपास का उपयोग रेशे से, कपास के रेशे से वस्त्र निर्माण में, बोरे बनाने में, बड़े बड़े बोरे बनाने में, तंबू बनाने में और अन्य जो कपड़े से अन्य जो चीजें बनाई जाती हैं, वस्त्र वगैरह, उन सभी में अपन कपास का उपयोग करते हैं। फिर अगली विशेषता, कम से कम 200 दिन तक पाला रहित दिन होने चाहिए, आकाश एकदम साफ होना चाहिए। जब कपास की फसल पक रही होती है तब आकाश एकदम साफ होना चाहिए और पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कितने दिन? 200 दिन, ये ध्यान रखना। कपास विश्व की प्रमुख रेशेदार फसल है। कपास क्या? विश्व की प्रमुख रेशेदार फसल है। जैसे जूट वगैरह भी है, लेकिन कपास मुख्य फसल है रेशेदार में। कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा, यानी यह एक गर्म जलवायु का पौधा है, यानी जहां पर तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा की भी मात्रा होनी चाहिए। और ये जो कपास है अपन पढ़ते हैं जैसे उत्तरी भारत में, तो यह एक अपन किस फसल में मानेंगे? खरीफ या रबी में? तो अपन मानेंगे इसको खरीफ की फसल में, क्योंकि यह वर्षा ऋतु के समय बोई जाती है। ये जिस समय मानसून की शुरुआत होती है उस समय कपास की फसल को बोया जाता है उत्तरी भारत में। अगर बात करते हैं रंग व आकार और गुणों के आधार पर कपास की फसल को मुख्य प्रकार से 3 भागों में, या अपन कह सकते हैं कपास की मुख्य रूप से 3 किस्में होती हैं। अब कौन कौन सी किस्में होती हैं, उन किस्मों के बारे में अपन बात करते हैं। मुख्य रूप से कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है विश्व स्तर पर। जैसे सबसे लंबे रेशे वाली कपास, यानी ऐसी कपास जिसका रेशा है वो लंबा होगा, यानी जैसे अपन बात करते हैं 2.80 सेंटीमीटर से अधिक, जो 2.80 सेंटीमीटर से अधिक जिस कपास का रेशा है उसको अपन कहते हैं लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास, इसको अपन समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं, यानी जो समुद्र द्वीपों के पास में जो देश है वहां पर इस प्रकार का वातावरण होता है कि वहां की जो जलवायु दशा है वो लंबी कपास, लंबे रेशे वाली कपास के लिए उपयुक्त है। और कपास के जो रेशे की लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर, यानी 2.80 या 2.8 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशा मतलब उसके रेशे का जो आकार है अब थोड़ा छोटा होगा, यानी 2.20 से लेकर 2.80 सेंटीमीटर के मध्य रेशे का आकार होना चाहिए, उसको अपन कहते हैं मध्यम रेशे वाली कपास। फिर बात करते हैं छोटे रेशे वाली कपास, यानी इसका जो रेशा है 2.2 सेंटीमीटर से भी कम होगा, यानी उसकी लंबाई रेशे की कम होगी। इस प्रकार की जो कपास के जो रेशे हैं इसको अपन घटिया किस्म का कपास कहते हैं। किस प्रकार की? ये सबसे घटिया किस्म की जो कपास है उससे है छोटे रेशे वाली, और ये मुख्य रूप से इसको अपन भारतीय कपास भी कहते हैं क्योंकि भारत में छोटे रेशे वाली कपास उगती है। तो ये हो गई विश्व स्तर पर मुख्यतः 3 प्रकार की किस्में कपास की, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कपास। फिर बात करते हैं इनके भौगोलिक दशाएं और आप 2-4 नाम। जैसे तापमान, कपास की फसल का औसत तापमान है जो 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। औसत तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर के मध्य।
फिर बात की जाए अगर वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। कपास की फसल के लिए जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। फिर बात की जाए मिट्टी, यानी कपास की फसल के लिए मुख्य रूप से काली मिट्टी होनी चाहिए, या अपन इसको कह सकते हैं जो लावा युक्त मिट्टी होती है वो मिट्टी होनी चाहिए, लावा युक्त या उपजाऊ, जिसमें लोहा अंश या जीवांश ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, जिसको अपन कहते हैं जैसे आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखी के लावा से निर्मित जो लावा युक्त मिट्टी होती है उसको अपन कपासी मिट्टी या काली मिट्टी भी कहते हैं। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा गया है। और काली मिट्टी स्वतः जुती हुई मिट्टी होती है, क्योंकि दूर से देखने पर उसमें जब एक बार काली मिट्टी में अगर सिंचाई की जाए या पानी पिलाया जाए तो सूखने के बाद उसमें दरारें हो जाती हैं, और दूर से देखने पर वो दरारें अपन को जुती हुई लगती हैं, यानी खेत जोत दिया गया है ऐसा लगता है, आपको प्रतीत होता है दूर से। इसलिए इसे कहते हैं स्वतः जुती हुई क्रश मिट्टी, काली मिट्टी को। यह है जो कपास के लिए काली मिट्टी मुख्य रूप से उपयुक्त है। फिर बात की जाए इसकी और विशेषताएं, जैसे कपास को बीनने के लिए या कपास को पौधे से अलग करने के लिए या कपास को लगाने के लिए, यानी सस्ते श्रमिक होने चाहिए। इसमें बहुत ही मेहनत का काम है, इसलिए सस्ते श्रमिक होगा तभी अपन इस फसल को उगा सकते हैं, वरना यह महंगी फसल मानी जाएगी। फिर बात करते हैं पकते समय मौसम एकदम साफ रहना चाहिए, पकते समय मौसम साफ और आकाश स्वच्छ रहना चाहिए, थोड़ा सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, यानी ये उष्णकटिबंधीय पौधे जलवायु का पौधा है। फिर बात की जाए इसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर, लगभग आप मान सकते हैं कि उत्तरी भाग में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी भाग में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, अपन ये कह सकते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है ये बीच वाली, इसके इधर उत्तर में तो 40 डिग्री अक्षांश के पास और इधर 37 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में, साउथ में, ये साउथ ये नॉर्थ, तो उत्तरी में 40 डिग्री अक्षांश के मध्य और दक्षिण में 37 डिग्री अक्षांश, यानी ये वाला जो क्षेत्र है कपास के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहां उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर बात की जाए कि उत्पादक देश कौन कौन से, कपास के उत्पादक देश, जैसे अपन बात करते हैं चीन, विश्व में सबसे ज्यादा जो कपास कहां होती है, चीन में, लगभग विश्व की 26% कपास है चीन में उगाई जाती है। फिर बात करते हैं भारत में विश्व की 20% कपास भारत में उत्पन्न की जाती है, उत्पादक की जाती है। फिर बात की जाए यूएसए, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश, फिर अपन बात करते हैं ब्राजील, फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और मिस्र जैसे देश, यानी अफ्रीका के जो पूरी अफ्रीका का देश मिस्र है, यानी ये सभी जो देश हैं जो कपास के मुख्य उत्पादक माने जाते हैं। जैसे अपन मध्य एशियाई देशों पर बात की जाए, तुर्किस्तान है या उज्बेकिस्तान है, ये अपन इनको मान सकते हैं, ये वाले देश हैं जो एशिया के, वहां पर कपास की खेती होती है। जैसे इस प्रकार हमने पढ़ा कपास की फसल की जलवायु दशाएं और उनकी विशेषताएं। अब अपन बात करते हैं कपास के आयातक देश, यानी कपास कौन कौन से देश कपास का आयात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए आयातक देशों में, जापान विश्व में सबसे ज्यादा कपास का जो आयात करता है वो है जापान। कौन करता है? जापान। फिर बात की जाए इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, ये सभी देश जो विश्व में आयात करते हैं, यानी आयात का मतलब वो अपने यहाँ मंगाते हैं। जैसे अपन निर्यात करते हैं, यानी कोई भी वस्तु को दूसरे देशों में भेजना निर्यात, और अपने देश में मंगाना क्या होता? आयात। फिर अपन बात की जाए जैसे जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, ये तो हो गए कपास के आयातक देश। अब अपन पढ़ रहे हैं रबड़ की फसल, यानी रबड़ की फसल कहां पर उत्पादन होती है, उसकी जलवायु दशाएं, उनकी विशेषता के बारे में। जैसे अपन बात करते हैं, जो रबड़ होता है वो वृक्ष के पेड़ होता है, उस वृक्ष के दूध, यानी उसके वृक्ष को काटने पर, उसका कट लगाने पर वहां से दूध निकलता है, उस दूध से रबड़ का उत्पादन होता है। जैसे ये कोई भी पेड़ हो गया, मान लो ये कोई पेड़ है, तो इसके इस तने को कट लगाने से, या अन्य और भी ऐसे डाली होती हैं, तो वहां पे ऐसे कट लगा के यहां से दूध निकाला जाता है रबड़ के पौधे का। तो इस दूध से क्या होता है? रबड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रबड़।
यानी पेड़ के तने से या अन्य छोटी टहनियों से उनको कट लगा के जहां से रबड़ प्राप्त किया जाता है। फिर बात की जाए भूमध्य रे के सदाबहार वनों का मूल निवासी पौधा है। ये जो रबड़ है कहाँ का मूल निवासी पौधा है? भूमध्य रे की, भूमध्य रे के सदाबहार वन। अब भूमध्य रे के यानी भूमध्य रेखा, ये बीच वाली रेखा, यहां पर पहले रबड़ पाया जाता था, रबड़ के पौधे। फिर बात की जाए उपयोग, रबड़ का जो उपयोग कहां पर होता है? जैसे अपन कहते हैं मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, या जो ट्रक बस होती है, उनके जो टायर और ट्यूब बनाने में, टायर और ट्यूब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जूते बनाने में और वाटरप्रूफ जो ये कपड़े आते हैं उनको बनाने में रबड़ का प्रयोग किया जाता है। और दैनिक कार्यों में, घरेलू वस्तुओं में, खिलौने वगैरह या अन्य सामग्री बनाने के लिए रबड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन बात की जाए कि विश्व स्तर पर रबड़ की 4 किस्में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर रबड़ की कितनी किस्में? 4 किस्में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन हेविया। हेविया या ब्राजील की पारा रबड़ है। कौन सी है? हेविया या ब्राजील। इसका नाम है हेविया रबड़, पारा रबड़ या ब्राजील की पारा रबड़। हेविया रबड़ के हो चाहे ब्राजील की पारा रबड़ के हो, पहली किस्म है, ब्राजील में पाई जाती है। फिर मध्य अमेरिका की कैस्टिलोवा, मध्य अमेरिका की एक फसल किस्म का नाम है कैस्टिलोवा। फिर बात करते हैं अफ्रीका की है लैंडलॉप्टिया, एक फसल है, किस्म है रबड़ की लैंडलॉप्टिया। फिर बात की जाए चौथी, जो भारतीय रबड़ है, इसको अपन आसमी रबड़ भी कहते हैं या फाइकस रबड़। इसको क्या कहते हैं? फाइकस रबड़। भारतीय जो रबड़ होता है, भारत में उत्पादन होने वाला, उसको फाइकस रबड़ या आसमी रबड़ भी कहा जाता है। अब इसकी भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं। रबड़ की कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं? जैसे यह गर्म व आर्द्र जलवायु। अब गर्म, जैसे विषुवत रेखा पर यह भूमध्य सागरीय पौधा है तो ये गर्म है, यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक तापमान होता है, सूर्य समानांतर इसके लंबवत चमकता है। और आर्द्र किस प्रकार के? क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन यहाँ पर बारिश होती रहती है। प्रतिदिन यहाँ पर 2 से 4 बजे के मध्य मूसलाधार बारिश होती है भूमध्य रेखा पर। सहवनीय प्रकार की वर्षा इसको अपन कहते हैं। भूमध्य रेखा पर होने वाली बारिश को सहवनीय प्रकार की वर्षा। अब सहवनीय प्रकार की वर्षा का मतलब है जो बादल होते हैं, जो हवाएं होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठेगी और किसी एक निश्चित दूरी पर ठंडी होकर वापस वहीं पर बारिश कर देगी। फिर जो वर्षा होती है उसको अपन सहवनीय वर्षा कहते हैं। फिर बात की जाए जलवायु, तो गर्म और आर्द्र जलवायु। फिर अपन तापमान की बात की जाए तो रबड़ के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। रबड़ के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री से कम तापमान नहीं होना चाहिए। औसत मान लिया जाए 25, बाकी 21 डिग्री से आपका कम तापमान नहीं होना चाहिए। फिर वर्षा की बात की जाए, इसमें अपन ने पढ़ा कि आर्द्र जलवायु, तो वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। लगभग 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए और लगातार समान रूप से होनी चाहिए। ऐसे नहीं मूसलाधार हो गई फिर बिल्कुल ही नहीं, लगातार समान रूप से बारिश होनी चाहिए। फिर मिट्टी की बात की जाए, लावा युक्त मिट्टी होनी चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? लावा युक्त मिट्टी होनी चाहिए, गहरी मिट्टी होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अब इनकी और कुछ विशेषता, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, समतल धरातल होना चाहिए, यानी भूमि है जो समतल होनी चाहिए, और सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, और परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में रबड़ उत्पादक देशों में उत्पन्न होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए परिवहन के साधन। फिर बात की जाए उत्पादक देश, जो थाईलैंड है विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है। लगभग विश्व का 28% रबड़ कौन उत्पादित करता है? थाईलैंड अकेला देश 28%। फिर और उस 28% में से 15% थाईलैंड क्या कर देता? निर्यात कर देता रबड़ का। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है रबड़ का थाईलैंड, और उत्पादक भी थाईलैंड है। फिर बात की जाए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी विश्व का लगभग 26% रबड़ है उत्पादन करता है। फिर बात की जाए मलेशिया,
भारत चौथे स्थान पर है उत्पादक में। फिर वियतनाम, चीन, फिलीपींस, श्रीलंका, ये जितने भी देश है यह रबड़ उत्पादक देश माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, भारत है, फिलीपींस है, चीन है, ये सभी देश। अब रबड़ का उत्पादक आयात कौन कौन से देश करते हैं? तो आयातक देशों में नाम बता देते हैं। यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी और फ्रांस, ये सभी जो देश है रबड़ को मंगवाते हैं यानी आयात करते हैं। इनके यहाँ रबड़ की खपत ज्यादा होती है तो दूसरे देशों से रबड़ मंगवाते हैं, यानी यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस। और एक अगली महत्वपूर्ण बात कि जो यूएसए है विश्व का सबसे बड़ा जो ये देश है, यूएसए विश्व का जो देश है, ये प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला है। यानी यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ सबसे ज्यादा आयात होता है। यानी पूछ लिया जाए प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो यूएसए है। कौन सा है? यूएसए। प्राकृतिक रबड़ यहाँ पर बनाया जाता है, यूएसए में आयात किया जाता है। यानी यूएसए के बाद में रूस, जापान और यूरोपीय देश और भारत, ये भी प्राकृतिक रबड़ का आयात करते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा रबड़ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं या भौगोलिक दशाएं हैं, उनके बारे में, और रबड़ उत्पादक देशों के बारे में। कौन कौन से देशों में रबड़ का उत्पादन होता है, उनके लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, वो किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, या उनके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको रबड़ के विशेषताओं के बारे में या किसी भी फसल की विशेषता अगर पूछी जाए तो उनमें सबसे पहले वो कौन से जलवायु का पौधा है, वहां की वर्षा किस प्रकार से है, तापमान आपको ध्यान रखना है, और आपको उनकी जलवायु दशाएं ध्यान रखनी है, उत्पादक देश, निर्यातक देश, विश्व स्तर पर उसका व्यापार, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी एक फसल के लिए। और कहीं पर ये फसल जैसे मान लो अधिक होती है तो उसके अधिक होने के कारण क्या है, और कहीं पर ये फसल कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो वहां पर क्या कारण है। यानी जो भौगोलिक दशाएं वो मुख्य रूप से कारण है। जहां पर इनके लिए अच्छी भौगोलिक दशाएं होगी वहां पर कपास या किसी भी फसल को उगाने के लिए जलवायु है या मुख्य रूप से भौगोलिक दशाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। थैंक यू।